दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पिवट पॉइंट के बारे में, जो कि हमें ट्रेड लेने में मदद करेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, इसलिए आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 डे रहेगा। आप 1 वीक पे टेस्टिंग करेंगे और 1 मंथ पे टेस्टिंग करेंगे। जो मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, इंट्राडे पर्पज से नहीं है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। दरअसल ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको लॉजिक को समझना है। आपको ये आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं 1 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए, उस बेस पे आप लॉन्ग पोजीशन उठा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अपने रिस्क पे आप किस तरीके से रिस्क लेना चाहते हैं। पर लेकिन ये वाला जो हमारा चैनल है, इस पे ज़्यादातर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ही आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको स्टॉक्स में अप्लाई करनी है, ना कि किसी इंडेक्स में अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर इंडेक्स की बात नहीं है, स्टॉक की है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक लगाना चाहिए था। दरअसल मैं स्टॉक इसलिए नहीं लगा रहा जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं आपको किसी स्टॉक का बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी तरह का ना तो आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। इसलिए मैं आपको स्टॉक पे अप्लाई नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको बैंक निफ्टी पे अप्लाई करके दिखाना है। ध्यान आपको क्या रखना है, लॉजिक पे ध्यान रखना है। जो मैं लॉजिक या तरीके आपको बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूं, उन्हें आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टॉक्स हो सकते हैं, या फिर बैंक निफ्टी हो सकता है, या फिर निफ्टी 50 हो सकता है, या फिर स्टॉक्स के ऑप्शन हो सकते हैं, फ्यूचर हो सकते हैं, जहां पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलो, अब सबसे पहले हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो पिवट पॉइंट होता है वो आपको क्या क्या बताता है। पहली चीज, वो आपको बताता है रेंज के बारे में। दूसरी चीज, वो आपको बताता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तीसरी चीज, वो आपको बताएगा ब्रेकआउट के बारे में या फिर ब्रेकडाउन के बारे में, कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन कहाँ पे मिल रहा है, या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहाँ पे मिल रहा है। वो सारी चीजें आपको बताएगा। चौथी चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता है, जो ये है कि जो हमारा सपोर्ट होता है वो कब रेजिस्टेंस में बदल रहा है, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कब सपोर्ट में बदल रहा है। ये सारी चीजें ये डिटेलिंग में बताता है। अब हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और चीजों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। कई बार कुछ चीजें मिस आउट हो जाती हैं, आपका ध्यान नहीं रहता, तो उस वजह से वो मिस हो जाती है। लेकिन फिर भी आपके मन में फिर भी डाउट आए कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हम लगा लेते हैं इंडिकेटर। तो उसके लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे पिवट पॉइंट टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आपको फिर इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिशनल सेलेक्ट है, आपको फिबोनाची सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इसे मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, जिससे कि आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे पिवट पॉइंट लग गया, हमने सेटिंग में बहुत ही एक छोटा सा सुधार किया है, हमने फिबोनाची सिलेक्ट किया है। आपको भी फिबोनाची सिलेक्ट करना है। अब देखो, मैं फॉर्मूले पे नहीं जाता। जैसे पिवट पॉइंट निकालना होता है, आपको हाई देखना पड़ता है, लो देखना पड़ता है, क्लोजिंग देखना पड़ता है, उनका एवरेज निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूले आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मैं सीधा लॉजिक पे चलता हूँ और आपको लॉजिक समझाने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूले तो ये जो फॉर्मूले की मदद से जो है आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है, ये इस इंडिकेटर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा दिया। आपको कैलकुलेट करके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूले का इतना बड़ा रोल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, पर लेकिन फिर भी आप समझना चाहते हैं, डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको अदर बहुत वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप खुद से गूगल पे सर्च करके इनके फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मैं सीधा जो आपके काम की बातें हैं उन पे आता हूँ। यहाँ पे आपको 7 चीजें दिखाई दे रही है। पहली पिवट पॉइंट, ये P जो है ये है पिवट पॉइंट। वहीं आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा R1, R2, R3। ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3।
यहाँ पे S1, S2, S3 दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है हमारा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3। ये समझ में आ गया आपको। ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो इन रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और वहां से पॉसिबिलिटी रहेगी कि डाउनफॉल दिखाए। यह हमारे टारगेट होते हैं कि उन्होंने पहला रेजिस्टेंस 1 हमारा टारगेट हो जाएगा अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है। मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ। मान लो ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, ये अचीव हो गया, इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये टारगेट हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, ये टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसमें ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। पर लेकिन एक ही इंडिकेटर के बेस पे कभी भी नहीं चलना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, सपोर्ट कहाँ पे है वो देखते हैं, रजिस्टेंस कहाँ पे है वो देखते हैं, जो आप इंडिकेटर्स लगाते हैं वो स्ट्रेटजी जो लगाते हैं, काफ़ी चीज़ें कंबाइन करके तब कोई बाइंग पोजीशन या फिर सेलिंग पोजीशन बनती है। वो डायरेक्टली किसी एक बेस पे, अगर आप किसी एक ही चीज़ के बेस पे बाइंग या सेलिंग पोजीशन ले रहे हैं तो आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी एक चीज़ आपको मार्केट की डायरेक्शन को नहीं बता सकती कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा, पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। आपको काफ़ी चीज़ें कंबाइन करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। फिलहाल हम यहाँ पे पिवट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसे आप डिटेलिंग में समझो। तो जो हमारा सबसे पहली चीज़ थी वो थी रेंज। ये रेंज के बारे में बताता है। जैसे कि अगर आप जून में देखेंगे, जून में मार्केट एक ही रेंज में बना रहा, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस 1 के बीच। पिवट पॉइंट पे क्या एक्ट करता रहा, सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा, और R1 पे क्या एक्ट करता रहा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। तो हमारी ये एक रेंज होगी, ये हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी दे देती है और हमें जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तब भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रॉफिट कमाने की। क्योंकि जब जब ये सपोर्ट के नज़दीक आता है हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं अगर मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। जब जब यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं, जैसे अपने रेजिस्टेंस 1 को टच करता है, या फिर यहाँ से एक सेलिंग पोजीशन उठा सकते हैं और सपोर्ट पे एग्जिट मार सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। पर लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा केवल एक ही इंडिकेटर से आपको नहीं करना चाहिए बाइंग या सेलिंग, आपको काफ़ी चीज़ें कंबाइन करनी पड़ती है। ये तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, रेंज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप जुलाई की रेंज को देखेंगे, जुलाई की रेंज हमें क्या बता रही है, हम कुछ अदर एग्जाम्पल भी लेंगे। यहाँ पे देखो, थोड़ी सी बैकवर्ड टेस्टिंग भी करेंगे रेंज के बारे में। यहाँ पे मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे था। पिवट पॉइंट का जो हमारी पहली रेंज बनी हुई थी, अगर आप देखेंगे 2 दिन 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसका मतलब हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप रेंज देखेंगे, हमारी पिवट पॉइंट और सपोर्ट 1 के बीच में थी, लेकिन इसका ब्रेकआउट मिला तो हमारी रेंज क्या होगी, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस 1 के बीच में पिवट पॉइंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये हमारी रेंज हो गई। फिर यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट मिला था हमें, फिर हमारी R2 और R1 रेंज हो गई। फिर इसका ब्रेकडाउन देके फिर मार्केट इसके अंदर आगा, मार्केट इसी रेंज में बना रहा। फिर इसका ब्रेकआउट देके फिर अब फिलहाल हमारी रेंज क्या चल रही है, ये R1 और R2 रेंज चल रही है। यानी कि जो रेजिस्टेंस 1 था वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और जो रेजिस्टेंस 2 था वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आपके मन में यहाँ पे डाउट बन रहा होगा, डाउट क्या है, जो ये R1 है, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट कैसे बदल गया। मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमें एक चीज और बताता है कि रेजिस्टेंस कब सपोर्ट में बदल जाता है और सपोर्ट कब रेजिस्टेंस में बदल जाता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मान लो ये कोई लेवल है, मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो ये सपोर्ट में बदल जाता है। यानी कि पहले क्या था, रेजिस्टेंस, कहीं में बदल चुका है सपोर्ट लेवल में। इसके जस्ट अपोजिट, अगर कोई लेवल है, किसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। ये पहले क्या था, सपोर्ट लेवल, अब कहीं में बदल गया रेजिस्टेंस लेवल में। देखो जरूरी नहीं कि ये रेजिस्टेंस ही बना रहेगा, हो सकता है ब्रेकआउट दे दे फिर सपोर्ट में बदल जाए, हो सकता है ब्रेकडाउन दे दे फिर रेजिस्टेंस में बदल जाए। यानी कि मार्केट बिहेवियर करता है इन्हीं लेवल्स पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है। जरूर नहीं अगर मार्केट यहाँ पे इतनी देर रुक रहा है, यहाँ पे भी इतनी देर रुके, वो कम देर के लिए रुक सकता है या फिर ज्यादा देर के लिए रुक सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा था,
रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा। ये क्या बदल गया, सपोर्ट लेवल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, फिर आपको यहाँ पे जाएगा, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा। ये चीज आपकी समझ में आ गई। हमने यहाँ पे एक चीज और कवर कर ली कि जो हमारे सपोर्ट लेवल है वो कब रेजिस्टेंस लेवल में बदलते हैं और रेजिस्टेंस लेवल कब आपको सपोर्ट लेवल में बदलते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की, कि हमें ब्रेकआउट के बारे में बताता है। चलो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमें सपोर्ट के बारे में बताता है, ये हमें रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जून में आते हैं, पहले जून में आप देखेंगे ये R1 पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। तो इसने बता दिया कि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। चलो हम जुलाई में भी देख लेते हैं। जुलाई में पहले पिवट पॉइंट पे क्या एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह। इसका ब्रेकआउट दे दिया, अभी R1 पे क्या एक्ट करने लगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा। अब पिवट पॉइंट क्या बन गया, सपोर्ट। यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट दिखाया और ये रेजिस्टेंस दिखा दिया। जब इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो ये R1 पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका। वहीं जो हमारा R2 है ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका। तो आपको पता चल गया ये हमें सपोर्ट भी बताता है और रेजिस्टेंस भी बताता है। समझ गए आप इसे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। यहां पे देखो, आप जुलाई में जाएंगे, जुलाई में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट पहले यहां पे क्या एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह। इसका ब्रेकआउट दिया, यहां पे देखो R1 का भी ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट भी बता रहा है। यहां पे इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब ब्रेकआउट और जो ब्रेकडाउन है, इसका रोल क्या है, इसका रोल है हमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, देखो जैसे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इसने बता दिया कि अब ये सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट मिल गया, ये बता दिया इसने सपोर्ट लेवल। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स आएगा तो हमें पता रहेगा कि सपोर्ट कहाँ है। अगर आप सोचेंगे इसका ब्रेकडाउन होगा, जो कि यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो जाएगा। यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो पता लग गया ना ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट किस तरीके से हमें मार्केट के मोमेंटम को समझने में मदद करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक तो रेंज के बारे में कि पिवट पॉइंट हमें रेंज बता रहा है। दूसरा हमने अब तक सीखा कि ये बताता है कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। तीसरा हमने सीखा ये हमें बताता है ब्रेकआउट के बारे में और ब्रेक डाउन के बारे में। चौथा ये हमें बताता है जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट है वो कब रेजिस्टेंस में बदल रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो कब सपोर्ट में बदल रहा है। ये सारी चीजें बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने में कैसे मदद मिलेगी। ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है कि हमें लॉन्ग टर्म में किस तरीके से मदद मिलने वाली है। मदद मिलेगी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से। कैसे, जब हमें पता चल गया कि पिवट पॉइंट पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहां से हम कुछ क्वांटिटी बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म किसी भी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होगा, ये होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ही रखना चाहते हो तो पड़े रहने दो, खरीद रखे हैं ना आपने शेयर तो उन्हें खरीदे रहने दो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ही प्रॉफिट करके आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, आपको स्कैल्पिंग करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे, कुछ क्वांटिटी बाइंग करेंगे और जैसे ही वो रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा आप उसे सेल कर देंगे। जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है 2%, 10%, 20% या जो भी क्वांटिटी, डजेंट मैटर, वो कुछ भी हो सकती है। बस ध्यान रखना आपको यहाँ पे एक तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसकी टेस्टिंग करनी है, क्या चीजें बता रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चेंज कर करके दिखा देता हूँ जिससे आप और डिटेलिंग में समझ पाए। जैसे हम यहाँ पे 1 वीक पे भी देखेंगे कि 1 वीक पे हमें ये क्या दिखा रहा है। 1 वीक पे भी अगर आप देखेंगे एक रेंज बनी हुई है,
जो कि रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच में बनी हुई है। आप यहाँ पे 1 मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा रहा है। यहाँ पे भी जो हमारी रेंज बता रही है ये R1 और R2 है, तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट सेलेक्ट कर रखा है तो 1 मंथ का चार्ट आपको ये देखो पूरा साल का बता रहा है कि 2021 में कहाँ रेंज रहने वाली है, 2020 में कहाँ रेंज थी, 2019 में कहाँ रेंज थी। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो समझ गए आप अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर आप इसी तरह के और कंटेंट देखना चाहते हैं इन फ्यूचर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है, आपको ये तरह के कंटेंट कैसे लग रहे हैं। इन फ्यूचर भी अगर आप इसी तरह के और कंटेंट चाहते हैं, डिटेलिंग में चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।